पिछले कार्यक्रम में हमने हिंदी साहित्य के प्रख्यात उपन्यासकार प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए आलोच्य उपन्यास गबन की कथावस्तु और कथावस्तु से संबंधित देश, काल और परिस्थिति पर विचार किया था। इस कार्यक्रम में आलोच्य उपन्यास गबन की समीक्षा के अंतर्गत उपन्यास के प्रमुख पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करने के साथ साथ उपन्यास में प्रयुक्त कथोपकथन, भाषा शैली और उपन्यास के उद्देश्य पर विचार किया जा रहा है। गबन नामक उपन्यास की कथा का आधार 20वीं शताब्दी के तीसरे-चौथे दशक की सामाजिक और तत्कालीन पराधीनताकालीन परिस्थितियां हैं। यह वह समय था जब समाज का मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने परिवार में होने वाले विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक शान शौकत के दिखावे की भावना से ग्रसित था। इसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता था और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे कभी कभी ऐसे कार्य भी करने पड़ते थे जो अशोभनीय और परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले होते थे। इस समय की महिलाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से श्रृंगार, वस्त्र और आभूषणों के प्रति प्रेम का भाव ही अधिकता से देखने में आता है। अधिकांश महिलाओं में आभूषणों के प्रति प्रेम की भावना एक ऐसी कमजोरी के रूप में सामने आती है जो समझदार पुरुष के विवेक को भी दिशाहीन कर देती है। इस उपन्यास की नायिका जालपा का चंद्रहार जैसे आभूषण के प्रति अंध प्रेम और उपन्यास के नायक रमानाथ का अपनी पत्नी के प्रति अतिशय प्रेम और उसकी भावनाओं की संपूर्ति करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए अविवेकपूर्ण आपराधिक कर्म संपूर्ण कथा को द्वंद्व और नायक के अस्तित्व को संकट में डालने के लिए पर्याप्त प्रतीत हुए हैं। यह एक प्रतीकात्मक है जिसे प्रेमचंद ने जालपा और रमानाथ के माध्यम से समूचे समाज की तत्संबंधी मानसिकता को चित्रित कर दिया है। क्या पिता, क्या पुत्र, क्या पत्नी, क्या बहू, क्या मित्र, सभी कुछ इसी भावना से अनुवर्तित हैं। किंतु इस मानसिकता का एक दूसरा पक्ष भी है जो उपन्यास के उत्तरार्ध में कलकत्ता की पृष्ठभूमि में घटित होने लगता है। वहाँ त्याग, सेवा, बलिदान, सूझबूझ और आदर्श का एक अनुपम उदाहरण मिलता है, चाहे वह देवीदीन खटीक के रूप में हो या फिर वैश्या जोहरा के रूप में या जालपा की सहेली रतन के रूप में हो अथवा स्वयं जालपा के रूप में ही। जो जालपा उपन्यास की कथा के प्रथमांश में आभूषण प्रेम से ग्रसित एक सामान्य कोटि की नायिका प्रतीत होती थी, वही उत्तरांश में एक साहसी और बुद्धिमान जीवन संगिनी के रूप में उभर कर सामने आती है। यह उपन्यासकार प्रेमचंद की दूरदर्शिता है कि उन्होंने बहुत पहले ही एक ऐसी भारतीय नारी का आदर्श जालपा के रूप में हमारे सामने उपस्थित कर दिया जो बाद की आने वाली पीढ़ी के लिए नारी जागरण की दिशा में एक प्रतिमान बन गया। आलोच्य उपन्यास गबन में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके कारण उपन्यासकार को मुख्य पात्रों के चरित्र को उभारने के लिए पर्याप्त स्थान और अवसर मिल गया है। उपन्यास में पुरुष पात्रों में प्रमुख रूप से नायक रमानाथ विशेष उल्लेखनीय हैं। रमानाथ के पश्चात अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में देवीदीन का उल्लेख किया जा सकता है। अन्य पुरुष पात्र यथा जालपा के पिता दीनदयाल, रमानाथ के पिता दयानाथ तथा रतन के पति एडवोकेट इंदुभूषण कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारी पात्रों में उपन्यास की नायिका जालपा एक महत्वपूर्ण पात्र है। जालपा के अतिरिक्त कुछ अन्य नारी पात्र भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मुख्य रूप से जोहरा का नाम लिया जा सकता है। जोहरा के पश्चात एडवोकेट इंदुभूषण की पत्नी रतन की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य पात्रों में जालपा की मां मानकी, रमानाथ की मां रामेश्वरी आदि भी उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद ने पात्रों के चरित्र को चित्रित करने के लिए पारंपरिक रूप से प्रचलित चरित्र चित्रण की सभी पद्धतियों का उपयोग किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से पात्रों के चरित्र को उभारा है। कहीं वे विवरणात्मक ढंग से पात्र की विशेषताओं को बतलाते हैं तो कहीं पात्रों के द्वारा किए गए कार्यों से उनका चरित्र उभर कर सामने आता है। इन दोनों पद्धतियों के प्रयोग से कथानक में पात्रों की उपस्थिति में जीवंतता आ गई है।
यह प्रेमचंद की चरित्र चित्रण की शैली का ही चमत्कार है। आलोच्य उपन्यास गबन का नायक रमानाथ अर्थात गोरा रंग और सुंदर मुखाकृति, पहनावे में रईसों की शान, सफ़ेद टेनिस शर्ट, सफ़ेद पैंट, कैनवास का जूता, शतरंज का शौकीन और बेरोजगार, यही तो उसकी विशेषता है। पर एक बात है, वह चाहे अपने माता पिता की दृष्टि में कैसा भी हो, किंतु अपनी पत्नी जालपा के लिए उसे अपने पूरे अंतर्मन से चाहने वाला, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने वाला, ऐसा है हमारा रमानाथ। पर है तो वह कलेक्ट्री में काम करने वाले एक मध्यम वर्गीय क्लर्क का पुत्र ही ना। उसके चरित्र में वे सभी अवगुण और विशेषताएं मिलती है जो एक मध्यम वर्गीय समाज के युवक में मिलनी चाहिए। कथा के प्रारंभ में वह एक अकर्मण्य और गैर जिम्मेदार, कदाचित आवारा युवक के रूप में सामने आता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह मित्रों से पूरी करता है। शतरंज खेलना, सैर सपाटे करना, माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाना, दोस्तों की बदौलत शौक पूरे करना, ये सब उसकी विशेषताएं रही हैं शादी के पहले की। वह गैर जिम्मेदार है क्योंकि यह जानते हुए भी कि उसके पिता के पास अधिक धन नहीं है, फिर भी वह अपने विवाह के अवसर पर आतिशबाजी और अन्य प्रदर्शन में बहुत अधिक धन खर्च कर देता है, जिससे उसके पिता मुंशी दयानाथ कर्ज के भार से दब जाते हैं और मजबूरी में बहू के गहने अपने बेटे से ही चुराने का काम करते हैं। रमानाथ में मिथ्या गौरव का दंभ है। वह प्रायः झूठ बोलता है और दिखावे के लिए बोले गए झूठ से वह मुसीबत में फंसता चला जाता है। वह अविवेकी है। उसे इस बात का बोध नहीं है कि उसके किस कार्य का क्या परिणाम होगा। इसके कारण एक ओर तो वह स्वयं मुसीबत में फंसता है, साथ ही दूसरी ओर दूसरों को भी परेशानी में डाल देता है। किंतु उसके चरित्र की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी पत्नी जालपा का अनन्य प्रेमी है। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे जालपा के मन को आघात लगे। अब यह बात अलग है कि अनजाने में ही वह कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिससे जालपा लंबे समय तक परेशानी की गर्त में पड़ जाती है। रमानाथ के चरित्र में दृढ़ता का भाव है। वह स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए देशभक्तों को फांसी पर चढ़वाने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। वह विलासी है और पुलिस के षड्यंत्र से जोहरा के जाल में भी फंस जाता है। उसके व्यक्तित्व में सत्य और असत्य के बीच अंतर्द्वंद तो सदैव चलता है, किंतु सत्य की ओर वह कभी कभी ही चल पाता है। अंत में जालपा के समझाने पर उसे पश्चाताप होता है और वह अपनी गलती सुधार लेता है। कुल मिलाकर रमानाथ का चरित्र एक ऐसे युवक का चरित्र है जो परिस्थितियों की धारा में डूबता, उतरता और बहता हुआ चला जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर वह मध्यम वर्गीय समाज के कुछ युवकों का प्रतिनिधि चरित्र है। आलोच्य उपन्यास गबन की नायिका जालपा एक ऐसा पात्र है जो संपूर्ण उपन्यास का केंद्र बिंदु है और संपूर्ण उपन्यास का घटनाक्रम उसी के चारों ओर अनुवर्तित है। वह दीनदयाल की इकलौती पुत्री, मुंशी दयानाथ की पुत्रवधू और रमानाथ की महत्वाकांक्षिणी पत्नी है। लाड़ प्यार से पली जालपा के अंतर्मन में बचपन से ही एक चंद्रहार की अतृप्त कामना पल्लवित होती रही है, जो उसके विवाह के अवसर पर न आने से मुरझाकर उसे आतप्त करने लगी है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक नारी के मन में आभूषणों के प्रति लालसा का भाव जागृत होता है। एक प्रकार से यह नारी की कमजोरी भी है, किंतु जालपा के मन में आभूषणों का यह प्रेम गबन के संपूर्ण कथा चक्र को प्रभावित करता है। विवाह में चंद्रहार न आने पर उसके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वह प्रेमचंद के शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे में चोट सी लग गई। मालूम वह देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह लोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। एक तो चंद्रहार नहीं मिला,
ऊपर से परिस्थितिवश रमानाथ द्वारा उसके सारे आभूषण चुराकर उसके ससुर को दिया जाना, साथ ही रमानाथ द्वारा अपने घर की स्थिति को उसके सामने बढ़ा चढ़ाकर रखना उसके मन में विरक्ति का कारण बनते हैं। जालपा के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि उसमें आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना है। जब उसके पास अच्छे कपड़े और आभूषण नहीं थे तो वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु आभूषण और अच्छे कपड़े मिलने पर उसके संबंध अच्छे घर की स्त्रियों से होने लगे। एडवोकेट इंदुभूषण की पत्नी रतन भी उनमें से एक है। आत्मस्वाभिमान उसमें इतना कि अपनी मां के द्वारा भेजे गए चंद्रहार को वह अस्वीकार कर देती है। जालपा का चरित्र उपन्यास के उत्तरांश में बहुत अच्छी तरह से उभर कर सामने आया है। वह एक आदर्श भारतीय पत्नी के रूप में उपस्थित हुई है। कथा के प्रथमांश में उसका चरित्र आभूषणों के प्रति इसलिए भी लालायित रहता है कि उसके सामने उसका पति अपनी आर्थिक हैसियत बढ़ा चढ़ाकर बतलाता है, किंतु जब उसे परिवार की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है तो उसका आभूषणों से मोहभंग हो जाता है और उसे अपने कर्तव्य का अभिज्ञान हो जाता है। चुंगी के रुपयों को चुकाने के लिए वह अपने आभूषण बेच देती है। यह क्या कम कष्ट की बात नहीं होगी किसी पत्नी के लिए कि उसका पति उससे उसकी यथार्थ स्थिति से पर्दा रखता है और उसे भ्रम में रखता है। पर जालपा के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वह समय आने पर अपने दोषों को स्वीकार भी करती है। वह रमानाथ से कहती है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये रोज़ खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न कूदूंगी। जालपा के चरित्र की एक अन्य विशेषता यह है कि वह एक भावुक नारी है, किंतु इसके साथ ही वह बुद्धिमती भी है। परिस्थितियों की विसंगति को समझने के पश्चात वह अपने पति के प्रति अतिशय प्रेम के भाव से अनुरंजित हो जाती है। जब उसे रमानाथ की जेब से एक पत्र प्राप्त होता है और वह उसे जब पढ़ती है तो सारी स्थिति उसकी समझ में आ जाती है। वह अपनी पति को ढूंढती है, अपने गहने बेचकर नगरपालिका पहुंचकर रुपये जमा कर देती है और स्वर्णकार का कर्जा भी चुका देती है। इसके साथ ही वह रमानाथ का पता लगाने के लिए जिस प्रक्रिया का चयन करती है, उससे उसके त्वरित निर्णय लेने की बुद्धि कौशल का परिचय भी मिलता है। वह अपने पति को खोजने के लिए शतरंज के खेल का पहेली नुमा नक्शा 50 रुपये के पुरस्कार हेतु प्रकाशित कराकर अंततः उसका पता लगा लेती है। जालपा के चरित्र में परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के साथ स्वाभाविक और क्रमिक रूप से विकास हुआ है। कलकत्ता का घटनाक्रम उसके चरित्र की ऊंचाइयों को चरम पर पहुंचा देता है। वह कलकत्ता जाकर अपने पति का पता लगाती है, देवी दिन के यहाँ आश्रय लेती है। वह जाति पाति के भेद को नहीं मानती, वह मानव के गुणों की पुजारन है, इसलिए वह देवी दिन खटीक के यहाँ रुकने में तनिक भी संकोच नहीं करती है। जालपा का संपूर्ण व्यक्तित्व एक आदर्श भारतीय हिंदू नारी के रूप में उभर कर सामने आया है। वह कर्तव्य परायण है। वह दंड पाए हुए क्रांतिकारियों के पीड़ित परिवारों की सेवा के लिए आगे आती है। वह अपने सरल प्रेम, अपनी धर्मपरायणता, अपनी पतिभक्ति, अपने स्वार्थ त्याग, सेवानिष्ठा आदि के द्वारा एक विशिष्ट चरित्र के रूप में उभरती है। सच तो यह है कि वह आने वाले भारत की नारी का उज्जवल स्वप्न है, आने वाले भारत की नारी की जागृति का पूर्वानुमान है। प्रेमचंद ने जालपा के चरित्र की संरचना सन 1930 में की थी और जालपा के माध्यम से आने वाले भारत की नारी की स्वतंत्रता और उसके आत्मविश्वास की जो परिकल्पना की थी, उस गूंज की अनुगूंज आज भी सुनाई दे रही है।
आलोच्य उपन्यास गबन में मुख्य पात्र जालपा और रमानाथ के अतिरिक्त 2-3 ऐसे पात्र हैं जो अपने चरित्र से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें एक है देवीदिन। उपन्यास में देवीदिन के चरित्र का आकलन करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है मानो देवीदिन के रूप में प्रेमचंद का कर्मठ व्यक्तित्व प्रकारांतर से प्रतिभाषित होता है। गबन में देवीदिन कलकत्ता में घटित सभी घटनाओं का मुख्य केंद्र बन जाता है। देवीदिन अपने देश से प्रेम करता है। अपने 2 जवान बेटे स्वदेशी आंदोलन में भेंट कर चुका है। उसके अंतःकरण में उदार भावना का निर्झर बह रहा है। अधिक पढ़ा लिखा नहीं होने पर भी उसे जीवन और समाज का व्यापक और परिपक्व अनुभव है। उसके व्यक्तित्व में परस्पर 2 विरोधी भावनाओं का मेल है। प्रारंभ में वह चरस, भांग और शराब जैसी मादक वस्तुओं का सेवन करने वाला निष्क्रिय व्यक्ति परिलक्षित होता है, तो बाद में वही देवीदिन सामाजिक जीवन में सरल, परोपकारी, उदार, दयालु और देश प्रेमी के रूप में सामने आता है। कुल मिलाकर देवीदिन गबन का एक आदर्श राष्ट्रीय पात्र है। एडवोकेट इंदुभूषण की पत्नी रतन बेमेल विवाह की त्रासदी से संतृप्त है। वृद्ध पति के साथ रहते हुए एक ओर जहां वह स्वच्छंद जीवन व्यतीत करती है, वहीं दूसरी ओर वह पति भक्त भी है और अपने पति की सेवा भी करती है। वह आभूषण प्रिय है, पतिव्रता नारी का आदर्श है। वह दूसरों के दुख से दुखी होने वाली और उनके प्रति सहानुभूति रखने वाली नारी है। रतन श्रम को महत्व देने वाली नारी है। पति की मृत्यु के बाद उसे जीवन के साज श्रृंगार से विरक्ति हो जाती है और रमानाथ और जालपा के घर पर आश्रय लेती है। गबन नामक उपन्यास में यह वह महत्वपूर्ण पात्र है जो कथा में गबन की समस्या को उत्पन्न करती है। गबन उपन्यास का एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र जोहरा भी उपन्यास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वेश्या होने के अनंतर उसमें पर्याप्त मानवीय संवेदनाएं हैं। कलकत्ता से प्रयाग जाने पर वह अपना शेष जीवन सेवा कार्य में लगा देती है और अंत में गंगा नदी में एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के उपक्रम में स्वयं भी गंगा में बह जाती है। मुंशी प्रेमचंद एक सुलझे हुए उपन्यासकार हैं, अतः गबन की संरचना में कथोकथन की संयोजना बहुत ही परिष्कृत रूप में हुई है। ये कथोकथन कथा के विकास में सहायक हुए हैं और इनके द्वारा पात्रों के चरित्र और उनकी अंतर्वृत्तियों का कुशलता से प्रकाशन हुआ है। पात्रों के अनुकूल ये कथोकथन सरल, संक्षिप्त, नाटकीय एवं स्वाभाविक हैं। ये कथा के विकास में सहायक होने के साथ ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने में भी सक्षम हैं। आलोच्य उपन्यास गबन में प्रेमचंद ने खड़ी बोली हिंदी का बहुत ही परिष्कृत रूप सामने रखा है। इस बात को प्रायः सभी हिंदी प्रेमी जानते हैं कि प्रेमचंद ने लिखना तो पहले उर्दू में प्रारंभ किया था, हिंदी में वे बाद में लिखने लगे, इसलिए उनकी भाषा में उर्दू के सरल शब्दों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों की कमी भी नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों से भी परहेज नहीं है। प्रसंग के अनुसार ग्रामज एवं देशज शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग देखने को मिलता है। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी प्रयत्न करने पर खोजा जा सकता है। गबन की भाषा सरल, सहज, शब्द चित्रात्मक, सार्थक, प्रसंगानुकूल एवं पात्रानुकूल है। इसी तरह गबन की संरचना में जिस शैली का प्रयोग किया गया है वह विचारात्मक, भावप्रवण, कवित्वमय एवं आलंकारिक है। गबन एक उद्देश्य प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय मध्यम वर्गीय जनजीवन में बहुतायत से व्याप्त आभूषण प्रियता की समस्या को बहुत रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में 5 गृहस्थियां हैं, मानकी और दीनदयाल, रामेश्वरी और दयानाथ, जालपा और रमानाथ, रतन और इंदुभूषण और जग्गो तथा देवीदिन। इन गृहस्थियों की सभी नारियों में आभूषण प्रेम है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यह बतलाने की चेष्टा की है कि नारी का आभूषण प्रेम
और उसके प्रदर्शन की भावना उन्हें इस प्रकार की आपत्तियों के चक्रव्यूह में फंसा देता है जहाँ से निकलना बहुत संघर्षपूर्ण एवं कठिन हो जाता है। प्रेमचंद इस उपन्यास की कथा के माध्यम से यह भी बतलाना चाहते हैं कि भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में प्रदर्शन प्रियता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे रमानाथ के विवाह के अवसर पर उसके पिता दयानाथ प्रदर्शन के जाल में फंस जाते हैं, उनकी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं और अंत में स्वर्णकार का कर्जा चुकाने के लिए अपने बहू के आभूषणों को चुराना पड़ता है। इसी प्रकार रमानाथ भी अपनी पत्नी से अपनी आर्थिक स्थिति की यथार्थता को छुपाता है और दिखावे के चक्कर में जालपा के साथ स्वयं भी अनेक विपत्तियों के फेर में पड़ जाता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता पर भी प्रश्न खड़ा किया है। निर्दोष रमानाथ को षड्यंत्रपूर्वक क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही के लिए तैयार कर उन्हें मृत्युदंड दिलाना यह एक ऐसा घृणित कार्य है जो अंग्रेजी शासन और तत्कालीन पुलिस की छवि को धूमिल करता है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि अंग्रेज मानवीय संवेदनाओं से कितने दूर थे। गबन कभी घटना प्रधान तो कभी चरित्र प्रधान उपन्यास प्रतीत होता है। कुल मिलाकर नारी जागरण का संदेश देना ही इस उपन्यास का एक अतिरिक्त प्रमुख उद्देश्य है, जिसका प्रतिनिधित्व उपन्यास के उत्तरांश में कलकत्ता की घटनाओं से जुड़कर जालपा के माध्यम से दिया गया है। गबन मुंशी प्रेमचंद का एक उद्देश्य प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने नारी जागरण का संदेश समूचे विश्व को दिया है। इस उपन्यास की कथा भारतीय मध्यम वर्ग की है, आज से 80 वर्ष पूर्व की है, किंतु उपन्यास में वर्णित नारी की आभूषण प्रियता और मिथ्या प्रदर्शन की भावना आज भी वैसी की वैसी है जैसी उपन्यास की संरचना के समय थी। इसके साथ ही विवाह जैसे अवसरों अथवा अन्य अवसरों पर मध्यम वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों में प्रदर्शन की भावना भी उपन्यास में वर्णित स्थितियों के अनुसार ही है। क्षमता से अधिक खर्च कर कर्ज के बोझ से दबना और फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने पर अयाचित स्थितियों में फंस जाना, यह तब भी हुआ और आज भी हो रहा है। प्रेमचंद दूरदर्शी थे, आने वाले समय की घटनाओं और उसके परिणामों को समझते थे। उन्हें इस बात का पूर्ण अनुमान था कि एक न एक दिन भारत ही नहीं, विश्व की नारी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का पथ अपनाएगी और पुरुष के बराबर अपने अधिकारों को प्राप्त कर एक आदर्श उपस्थित करेगी, ठीक उसी तरह जैसा जालपा ने किया। जैसा प्रेमचंद ने सोचा वैसा अब हो रहा है। औपन्यासिक कला के आधार पर गबन एक संपूर्ण और सफल उपन्यास है। उसमें कलात्मकता, विचारात्मकता और यथार्थ के साथ आदर्श का सुंदर समन्वय है। अपने कथ्य, उद्देश्य और शिल्प की दृष्टि से गबन हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ उपन्यास है जो अपनी कलात्मकता और भाव प्रवणता के कारण आज भी प्रासंगिक है।